देखिए पढ़ना क्या है, इथोलॉजी, इथोलॉजी वही ग्रुप है जिस ग्रुप को हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रुप बी को हम लोग पढ़ रहे थे। ग्रुप बी में ही ये टॉपिक है इथोलॉजी। उससे पहले हम लोग अल्ट्रिज्म, सेल्फिशनेस, फेरोमोन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट, लर्निंग शायद नहीं देखे, इथोलॉजी और इथोलॉजी देख रहे हैं। इथोलॉजी क्या होता है पहले इसको जानते हैं। इथोलॉजी क्या है? कौन कौन? दीपांजलि है, कंचन है, पप्पू है, रॉकी है, आरती है और राजनारायण है। चलिए ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। ठीक है, इसमें हम लोग जानवरों के स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं, बिहेवियर। और इथोलॉजी is the scientific is the ethology is the scientific biochemical and specific biochemical and specific study of behavior of animals it is the one of the recent branches of zoology, यह हाल के दिनों में सबसे एक लेटेस्ट खोज है, लेटेस्ट ब्रांच बनाया गया है। ये हो गया इंट्रो। एनिमल बिहेवियर हैज बीन डिफाइंड एज एनिमल के स्वभाव को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। पहला, ऑब्जर्वेबल, क्वांटिफिएबल, ऑब्जर्वेबल, क्वांटिफिएबल, इवेंट constitute behavior, event constitute behavior, it is directional activity, necessary for survival, ये क्या है? ऑब्जर्वेबल है, मतलब आप आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वांटिफिएबल मतलब इस मात्रात्मक बेसिस पर इसको अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, बिहेवियर को, इट इज डायरेक्शनल एक्टिविटी नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन जीव सर्वाइव करेगा या कौन जीव सर्वाइव नहीं करेगा, उस उद्देश्य से यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिहेवियर इज responsible of living matter, जो स्वभाव होता है वह रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फॉर ऑफ लिविंग मैटर टू सम फॉर्म ऑफ मैटर, टू सम
form of some form of stimulus, some form of stimulus। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तो इसके बारे में क्या क्या कह रहा है पहले इसको समझ लेते हैं। पहला कह रहा है कि इट इज ए स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, इसमें हम जानवरों के स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि कौन जीव का कैसा स्वभाव है, ये हम लोग इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा बिहेवियर और इथोलॉजी, इट इज द साइंटिफिक बायोलॉजी। ठीक है, यह एक साइंटिफिक तरीका है किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए, बायोकेमिकल एंड स्पेसिफिक स्टडी। ठीक है, उसके लिए खास तरह की स्पेसिफिक स्टडी की जरूरत होती है, उसके नेचर को समझना होता है। स्टडी ऑफ बिहेवियर इन एनिमल, इट इज वन ऑफ द रिसेंट ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी में इसको हम लोग हाल फिलहाल में ही इस ब्रांच को जोड़े हैं। एनिमल बिहेवियर हैज बीन डिफाइंड, जो जानवरों का स्वभाव है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो पहला आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि उसकी ऑब्जर्व क्या है, फिर उसकी मात्रात्मक का ऑब्जर्व करना होता है, तब जाके उसके स्वभाव के बारे में पता चलता है। इट इज डायरेक्शनल एक्टिविटी। ठीक है, और यह आपके मतलब उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है, उसके सभी चीजों को समझना, क्योंकि जब तक आप उस कोई भी जानवर अगर पाल रहे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, भैंस है, चूहा है, तो उसके एक्टिविटी को अगर नहीं पहचानिएगा तो फिर आप एनिमल को कैसे पाल सकते हैं। तो एनिमल को समझने के लिए आपकी उसकी एक्टिविटी को समझता है। पहले कुत्ता खरीद के लाता है तो कुत्ता पहले कार पर घूमना थोड़ी शुरू करता है, बहुत दिन तक उसको सिखाते सिखाते कुछ दिन के बाद वो कार पर घूमना शुरू करता है, उसके बाद आपके बेड पे आके सोना शुरू करता है। तो ये जो चीजें है वो क्या हो गया कि पहले उसकी एक्टिविटी को जान लेते हैं, तो बदमाश कुत्ता आगे काटिए लेगा। तो जब तक आप बिहेवियर को नहीं समझिएगा कैसे उसको चला सकते हैं। बिहेवियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग मैटर, जो स्वभाव जो होता है वह सजीवों के लिए एकदम जरूरी है। टू सम फॉर्म्स ऑफ स्टिमुलस, उसकी एक्टिविटी या उसकी जो लक्षण है उसको समझने के लिए उसके बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ तक हो गया सबका। यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा। तो एनिमल बिहेवियर को समझने के लिए कौन से चीजें हैं? इथोलॉजी। इथोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो जानवरों के स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और बात जानते हैं। द टर्म इथोलॉजी, द पॉइंट उसमें तीसरा पॉइंट हो जाएगा। द टर्म इथोलॉजी, द टर्म इथोलॉजी is comprised of, is the term ethology the term ethology is comprised of two Greek, is comprised of
comprised of two Greek words, ethos and logos. Ethos and logos. The former means character. The former means character, means characters. It is constitute one of the major branch of zoology. Constitute one of the major branch of zoology. ठीक है, ये जो वर्ड है इथोलॉजी, या दो शब्द से मिलकर बना है, एक इथोस और दूसरा लोगस। ठीक है, इस इथोस, इसका मतलब होता है जानवरों के कैरेक्टर, जिसको जूलॉजी के ब्रांच में सम्मिलित कर दिया गया है, जिसमें जानवरों के बारे में साइंटिफिक स्टडी के बारे को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, बिहेवियर इंक्लूड्स all these process by which all these process by which an animal senses the external world, external worlds, बाहरी दुनिया, worlds, and adopt itself to the environment, Point number 5, movement of whole animal, animals because of some external stimulus is known as its behavior, उसी को हम लोग उसके स्वभाव को जानते हैं। छठा पॉइंट, बिहेवियर इज ऑलवेज ए कंबाइंड रिजल्ट ऑफ बिहेवियर जो होता है एक कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द एक्शन of many body organisms, Point number 7, behavior includes all movement, all movements, gesture,
changes of color, gesture, changes of color and vocalization displayed by an animal, displayed by an animals। क्या कह रहा है कि जो शब्द है इथोलॉजी कंप्राइज ऑफ टू ग्रीक वर्ड, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक इथॉस और दूसरा लोगस। द फॉर्मर मीन्स कैरेक्टर, ठीक है। इट कंस्टिट्यूट ऑफ वन ऑफ द मेजर ब्रांच ऑफ जूलॉजी, यह आपके जूलॉजी का एक मेजर ब्रांच होता है। बिहेवियर इंक्लूड ऑल दीज प्रोसेस, बिहेवियर के अंतर्गत वो सारे प्रक्रिया आ जाती है जिससे एनिमल किसी चीज को सेंस कर पाता है, ठीक है, बाहरी दुनिया को, एंड एडॉप्ट, और अपने आप को स्थापित कर पाता है खुद को, ठीक है, किसी भी इन्वायरमेंट में, ठीक है। जैसे ठंडा पड़ रहा है तो उस सेंस से समझ जाएगा कि ठंडा है या गर्मी है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं तो उसके लिए जानवरों के अंदर सेंस का होना जरूरी है। जिस जानवर के पास जितना अच्छा सेंस है वह अपने आप को किसी इन्वायरमेंट में उतना ज्यादा एडॉप्ट कर सकता है। जैसे किसी मनुष्य के अंदर बाहरी दुनिया को समझने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो अगर जानवरों के अंदर है तो वो जानवर अपने आप को, अब जंगल में आग लगने वाली है तो उस समय उससे बचने के लिए दूर जाएगा या कहीं अपने आप को सुरक्षित रखेगा। तो ये चीजें मूवमेंट ऑफ होल एनिमल बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नोन एज ऑल बिहेवियर। मूवमेंट ऑफ होल, जितने भी एनिमल है वो अपने एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तन करते हैं कुछ बाहरी कारकों की वजह से, कहीं पानी नहीं है, कहीं भोजन नहीं है, कहीं कुछ है, तो इस तरह से वो अपने आप को जगह बदलते रहते हैं। बिहेवियर इज ऑलवेज ए कंबाइंड रिजल्ट, बिहेवियर एक सामूहिक रूप से कहे तो एक कंबाइंड रिजल्ट है, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म के लिए जिसमें सारे चीज आ जाता है, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हो चाहे वो किसी भी कंडीशन से। बिहेवियर इंक्लूड ऑल दोज मूवमेंट, गेस्चर, ठीक है, कैसे उसका रहन सहन है, कैसे उसकी बॉडी की पोस्चर्स है, ठीक है, कि किस तरह का उसका कलर है, किस तरह वो दिखता है, ये सारे चीज बिहेवियर के अंतर्गत आ जाता है जो हम लोग को इथोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। रागनी नहीं है, 10 बजे क्लास करती है, टाइम पूछती है कि कितना बजे है, और क्लास बोल दिए 7 बजे है तो फिर क्लास में नहीं है, यही सब ना होता है। ऑनलाइन क्लास में रहोगे तब ना पता चलेगा क्या हो। पूछने में सबसे आगे रहेगी। क्यों नहीं हुआ? जैसे कि हमारा मालिक हो गई है। रिकॉर्डिंग सुनवे करोगे, सुन लेना, यही बात। चलो हो जाएगा तो बोलिएगा। अब हम लोग देखेंगे ब्रांच ऑफ इथोलॉजी। अभी स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि सिलेबस हम लोग के कंट्रोल में है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात है सबका पेमेंट भी नहीं है, तो पेमेंट भी कीजिए सब लोग, जिनका जिनका बाकी है। जो मंथली दे रहे हैं अपना मंथली देते रहिए। जिनका हो चुका है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। छह तारीख को नोटिस आता है, उसके बाद ऑफलाइन की कुछ बात होगी। वही ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे केमिस्ट्री और बॉटनी का।
अब देखेंगे ब्रांचेज ऑफ इथोलॉजी। नेक्स्ट लिखना है ब्रांचेज ऑफ इथोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ इथोलॉजी। There are following branches. Following branches. इसका कुछ ब्रांच जो है वो कुछ है ऐसे, जैसे इको इथोलॉजी। इको इथोलॉजी एक हो गया। दूसरा न्यूरो इथोलॉजी। न्यूरो इथोलॉजी। अभी हम फोन करके उससे पूछे कि काहे नहीं है, सो तो नहीं कर सकते हैं। यही ना होता है कि एक दिन टीचर नहीं है तो फोन करना, मैसेज करना शुरू कर देती है। आपने नहीं है तो तब सब विद्यार्थी से फोन करवा दे। न्यूरो इथोलॉजी। इथो इंडोक्राइनोलॉजी। इथो इंडोक्राइनोलॉजी चौथा पॉइंट। इथोजेनेटिक्स। इथोजेनेटिक्स पांचवा पॉइंट। बिहेवियर एम्ब्रायोलॉजी। बिहेवियर एम्ब्रायोलॉजी चौथा पॉइंट। ह्यूमन इथोलॉजी। ह्यूमन इथोलॉजी। ये सब इसके ब्रांच है, एक एक करके सबको समझना होगा। पहला हम लोग देखते हैं इको इथोलॉजी क्या होता है। इन दिस branch the study of relationship between behavior of species, between behavior of species, and other living and non-living components. Species and other living and non-living components. Living and non-living components of environment. Component of environment. Environments. ठीक है। इस ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी? तो रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर, किसके? बिहेवियर, स्पीसीज के बिहेवियर के, ठीक है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, तो यह चीज जो होता है एनवायरमेंट, तो यह चीज जो होता है वो क्या होता है? इथोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी इसी को कहते हैं इको इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच है। इसमें क्या करते हैं, जिन जानवरों के समूह या उसके संबंधों उसके बिहेवियर को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट भी आते हैं जो कहीं ना कहीं से लिविंग कंपोनेंट को प्रभावित करते हैं। तो इथोलॉजी की ब्रांच की बात करें तो 6 ब्रांच में इसको बांट के पढ़ते हैं। एक होता है इको इथोलॉजी, नाम से ही क्लियर है, इको मतलब इकोसिस्टम से तात्पर्य है। न्यूरो इथोलॉजी संवेदना से है। इथो इंडोक्राइनोलॉजी हार्मोन से है। इथोजेनेटिक्स अनुवांशिकता से है। बिहेवियर एम्ब्रायोलॉजी उसके बच्चों से है। ह्यूमन इथोलॉजी जानवरों से आदमियों का संबंध का। ये जो ब्रांचेज है ये अलग अलग ब्रांच बनाया गया है जानवरों के स्वभाव को समझने जानने के लिए। कुल मिला के ये 6 ब्रांच आपको जानने की जरूरत है, जिसमें से हम लोग पहला देख लिए हैं इको इथोलॉजी।
चलिए दूसरा देखते हैं, बिहेवियर फिजियोलॉजी। ठीक है, बिहेवियर फिजियोलॉजी, न्यूरोइथोलॉजी। दूसरा देखते हैं न्यूरोइथोलॉजी। हो जाएगा तो बोलिएगा। दूसरा जो ब्रांच है वो है न्यूरोइथोलॉजी। न्यूरो इथोलॉजी, न्यूरोइथोलॉजी। It deals with the sensory process and the sensory process and the central nervous system, central nervous system, central nervous system that underlie a particular behavior, जिसमें क्या आता है, जानवरों के कुछ पार्टिकुलर बिहेवियर आते हैं। तीसरा है इथो इंडोक्राइनोलॉजी। इथो इंडोक्राइनोलॉजी ये क्या होता है? deals with the relation between hormone and behavior, deals with the relation between hormones and behavior, hormones and behavior। चौथा क्या आता है? इथोजेनेटिक्स। इथोजेनेटिक्स ये क्या होता है? It is also known as the behavior genetics. It is also known as the behavior genetics। behavior genetics के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। and it deals with the genetic basis of behavior, and it deals with the genetic basis of behaviors। और पांचवा क्या था? इथो हो गया, न्यूरो हो गया, बिहेवियर एम्ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? बिहेवियर एम्ब्रायोलॉजी ये क्या कहता है? बिहेवियर एम्ब्रायोलॉजी which is concerned with the
which is concerned with the ये जो विथ द, इसका जो कंसर्न है, क्या कंसर्न करता है, बिहेवियर नाम से क्लियर है, विद द पेरेंटल डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर पैटर्न, कंसर्न विद द पेरेंटल डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियर पैटर्न। इसका मतलब ये हो गया कि पेरेंट के अंदर जितना बेहतर गुण और संबंध होगा उसके बच्चों में, उस दुनिया में रहने के लिए उसके पास उतना ही बेहतर चीजें होगी या उतना ही बेहतर पैटर्न होगा। अब आता है ह्यूमन इथोलॉजी। ह्यूमन इथोलॉजी ये क्या कहता है, it is concerned with the it is concerned with the study of human behavior with ethology material, with the study human behavior, study human behavior, study human behavior with ethological method, with ethology method, with ethology methods। चलिए तो इसको समझ लीजिए। पहला क्या कर रहा है, न्यूरो इथोलॉजी, इट डील्स विद द सेंसरी प्रोसेस, उसकी जो संवेदना है उस बेसिस से अगर बात करते हैं तो वो चीज क्या कहता है, न्यूरो इथोलॉजी कहलाता है, जिसका संबंध उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। दूसरा है इथो इंडोक्राइनोलॉजी, डील्स विद द रिलेशन बिटवीन हार्मोन्स एंड बिहेवियर, जानवरों के उसके हार्मोन और उसके स्वभावों के बारे में अध्ययन करना इथो इंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अब इथोजेनेटिक्स, इट इज आल्सो नोन एज द बिहेवियर जेनेटिक्स, या बिहेवियर जेनेटिक्स होता है। इसमें हम लोग जेनेटिकल बेसिस से उसके स्वभाव को पढ़ते हैं। बिहेवियर एम्ब्रायोलॉजी, इसमें क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म के जो पेरेंटल है, उसके माता पिता जो है उसके बिहेव को बेहतर किया जाता है। इससे क्या होता है कि उसके बच्चों का भी बिहेवियर बेहतर होता है, एनवायरमेंट के लिए ज्यादा सक्सेसफुल होता है। ह्यूमन इथोलॉजी, इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विद इथोलॉजी मेथड। ठीक है, आदमी का संबंध जानवरों के साथ किस तरह से है, इस चीज को समझने के लिए ह्यूमन इथोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के बात यह होगा कि इथोलॉजी जो है वह जानवरों से संबंध इसका है, जानवरों के स्वभाव से संबंध है, जिसमें हम लोग तरह तरह की चीजों को, उसके स्वभाव को पढ़ते हैं। यहां तक रहने दीजिए, अगले दिन से आगे हम लोग देखेंगे। सब लोग का हो जाएगा तो बोलिएगा, फिर थोड़ा सब लोग देख लीजिएगा जिनका है। कोचिंग नो खुलना है 6 तारीख से, तो बिना कोचिंग दिन वाले को खुले हुए थोड़ी काम चलेगा। हाँ, संजना हो गया, दीपांजलि हो गया, कंचन हो गया, रॉकी हो गया, पप्पू हो गया, आरती हो गया, रितेश कहाँ गया। चलिए तो मिलते हैं कल, रहने देते हैं यहीं तक। जो लोग नहीं पढ़े हैं रिकॉर्डिंग तो देख ही लेते हैं। ठीक है, रोहन है, रोहन का दोस्त है, धर्मनाथ है, सब लोग रिकॉर्डिंग देखिए और क्लास में ऑनलाइन में नहीं रहिए उपस्थित। चलिए ठीक है, मिलते हैं।
स्वीटी है,